लेकिन इस बार सडनली जंतर मंतर पे इतना बड़ा आंदोलन सडनली, और उनके लिए खाना कौन भेज रहा है? बाहर से, विदेशों से डिलीवरी हो रही है वहां पर, एकदम फर्स्ट क्लास खाना, टॉप क्लास, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, शाम की चाय, बहुत बढ़िया। कहां से पैसा आ रहा है इनके पास? वो एक जनाब हैं जावेद जी, वो डेली खाना लेके आते हैं। कल्चर विच वी हैड, वी ऑलवेज सो कॉल्ड वर्शिप, इन फैक्ट यू कैन से। कोई कहते हैं कि कोई भी पूजा वगैरह पूरी नहीं होती जब तक कि साथ में अर्धांगिनी ना बैठी हो। दैट इज द सम्मान जो दिया गया लेडीज को। ऑन द अदर हैंड वो सम्मान दूसरे कल्चर्स में नहीं है, लेट्स एक्सेप्ट इट। उनको भोग की वस्तु माना गया है, जबकि यहाँ पर वो पूजनीय वस्तु है। वस्तु तो शब्द ही गलत है, पूजनीय है हमारे लिए। नारी हमेशा पूजनीय मानी गई है। लो, जब खरीदार बैठा हुआ है तो जो बंदा बेचने वाला एक्चुअल में नहीं है, लेकिन आप उसको दिखाते हो कि भाई साहब ये लीजिए, मैं आपको 15 लाख देता हूँ, आपने पेपर सेट किया, कृपा करके मुझे दे दीजिए। अब उसका भी दिल डोल जाता है कि भैया नॉर्मल तो मुझे इतने पैसे मिलने हैं, बड़े थोड़े से पैसे, तो कुछ हजार मिलेंगे, 15 लाख मिल रहे हैं। वो सोचता शायद किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन पता तो चल गया। इस बार लीक हो गया, एक बंदा पकड़ा गया, दूसरा, आज 13 लोग जेल के अंदर हैं। वो मी बीइंग अ लेडी, मैं एक लेडी के पर्सपेक्टिव से सिर्फ ये बोल सकती हूँ कि अगर कोई लेडीज फर्स्ट बोलता है तो एज अ फीमेल इट इज नॉट अबाउट बीइंग फेमिनिस्ट नॉट फेमिनिस्ट, हमको सिर्फ अच्छा लगता है, दैट्स ऑल। लेडीज जब एंटर करती हैं शिप के ऊपर, दैट ऑफिसर सल्यूट्स द लेडीज। यस, एवरी लेडी हु एंटर्स द शिप, शी इज सल्यूटेड, एवरी लेडी, बाय द ऑफिसर ऑन ड्यूटी और द सेलर ऑन ड्यूटी, जो भी खड़ा है उसमें, माय गॉड, एवरीवन। वाओ। एंड द लेडी बीइंग अ सिविलियन, शी डजंट हैव टू एक्नॉलेज इट, शी डजंट हैव टू। पेरेंट्स को वो पेपर चाहिए था क्योंकि वो चाहते ही थे अपने बच्चे को कराना। शायद किसी बच्चे को उतना ज्यादा पढ़ना नहीं था और उसको अपने पेरेंट्स के एस्पिरेशंस फीलिंग करने थे, और कुछ बहुत ज्यादा जेन्युइन केसेस थे जाकर के, लेकिन हुआ तो सब इंडिसिप्लिन की वजह से। देखिए, मैं तो सबसे बड़ा दोषी मानता हूं जिस बंदे ने वो पेपर खरीदे अपने बच्चों के लिए। कितना स्वार्थी है वो कि जस्ट बिकॉज आपके पास 10-15 लाख रुपए हैं, आप फालतू पैसे दे करके। और जब वो एक और सीए के विरोध में हुआ था, वहां भी वही खाना सप्लाई करते थे, यहाँ भी डेली खाना सप्लाई कर रहे हैं। इतना लाखों करोड़ों रुपया कहाँ से आ रहा है इनके पास? तो ऑब्वियसली कुछ विदेशी शक्तियां हैं जो हिंदुस्तान की प्रगति को देख करके उनसे सहन नहीं हो रहा, तो इस देश को डिसइंटीग्रेट करो, इसको तोड़ो। और आपने भी सुना होगा कि ये जो लड़के लड़कियां जो भी थे वहां पर नारे लगा रहे थे, हिंदुस्तान को हम नेपाल बना देंगे। के लिए आरएसएस की शाखा में 3rd स्टैंडर्ड से जा रहा हूँ। अच्छा, 3rd स्टैंडर्ड से। तो वहां पर हम देशभक्ति की कहानियां सुनते थे बहुत ज्यादा। तो जब क्रांतिकारियों की कहानियां सुनते थे तो सबसे लंबी लिस्ट बंगाल की होती। उसके बाद हम स्पिरिचुअल लीडर्स की कहानियां सुनते थे, उसमें भी बंगाल नंबर 1 पे था। साइंटिस्ट की कहानियां सुनते थे, उसमें भी बंगाल नंबर 1 पे था। बुलवाते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं। विराट पे गांधी फैमिली वेकेशन मनाने आती थी कुछ, आई थिंक 1988 दिसंबर का महीना था या नवंबर का महीना था। सेम फैमिली छुट्टी मनाने के लिए भी शिप पे आई। अरे प्राइम मिनिस्टर आया हुआ है हमारा, नो प्रॉब्लम, सोनिया गांधी जी आई हुई हैं, उनके साथ हमारी भी बातचीत हो रही है, हेलो हाय कर रहे हैं हम लोग भी। नमस्कार भारत, वेलकम टू द EST शो। वी आर एक्चुअली लिविंग इन स्ट्रेंज टाइम्स, और मैं ये इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज इन टूडेज वर्ल्ड अ पर्सन कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन जस्ट इन 10 minutes, जो शायद आज से कुछ डेकेड्स पहले जिस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए पूरा साल लग जाता या कई साल लग जाते। That's right, that's how the researchers used to take time. But today if I talk about it in 1 minute, all you can know about is geopolitics, your astrology, psychology, spirituality and what not. सब कुछ on a platter available है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या वाकई में इससे हम सबकी नॉलेज बढ़ रही है या वी आर जस्ट बीइंग इन्फॉर्म्ड। आज के टाइम में जहां पे एक तरफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द पेपर लीक्स, दूसरी तरफ पेपर लीक्स को अलग छोड़ करके इट इज गेटिंग पॉलिटिकली मोटिवेटेड। आई डोंट नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, बट आई एम टेलिंग यू व्हाट आई सी। द मेन इशू ओवर हियर इज द एजुकेशन सिस्टम नीड्स टू बी चेंज्ड। यस, और यही मुद्दा हम EST शो के थ्रू ऑलमोस्ट हर एपिसोड में उठाते आए हैं कि वी नीड टू
start changing how we teach. These education institutes need to roll back and see the changes what need to be done. क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि एजुकेशन सिस्टम को ये समझना पड़ेगा कि ओवर द इयर्स व्हाट दे हैव बीन टीचिंग, व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज इट्स प्रोड्यूसिंग, इज इट गोइंग टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री. और आज इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आज जो गेस्ट हैं हमारे साथ, उनका 22 साल का एक्सपीरियंस है इन इंडियन नेवी, एंड फ्रॉम इंडियन नेवी ही मूव्ड टू IIT खड़गपुर टू कॉर्पोरेट्स एंड हैज बीन एसोसिएटेड विद ओवर 250 colleges. Right now he is serving as a board member of IIT Kharagpur as a representative of Government of India. मुझे बहुत गर्व होता है ये कहते हुए कि वे उनमें से एक पहले इंसान थे जिन्होंने INS विक्रांत को टेक्नोलॉजिकली एडवांस करने की पहल शुरू की थी. आई एम सो वेरी ऑनर्ड टू इनवाइट कमांडर VK जेटली ऑन द EST शो. और जो सवाल हम उनसे पूछेंगे, बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है उनका, सो इट विल बी ऑफ कोर्स रिलेटेड टू एजुकेशन, टू कॉर्पोरेट्स, टू पॉलिटिक्स. I think we're going to cover a lot of subjects over here. लेकिन एक सवाल जो मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ, आप ये पॉडकास्ट एंड तक देखिए और कमेंट में हमको ये बताइए कि हाउ आर वी सपोज टू प्रोवाइड डेप्थ टू टुडेज यंगर जनरेशन वेयर स्पीड इज टेकिंग ओवर ड्रास्टिकली. कमांडर जेटली सर, वेलकम टू द EST शो. थैंक यू. नमस्कार सर, आपने अपने जीवन के 22 साल इंडियन नेवी को दिए जाके, उसके बाद यू हैव सीन द वर्ल्ड फ्रॉम द लेंस ऑफ IITs, कॉर्पोरेट्स, कॉलेजेस और हमारा डिफेंस. प्लस आपका इतना जाना है कॉलेजेस में जहाँ पे आप स्टूडेंट से बात करते हैं, तो यू आर बेसिकली दैट ब्रिज जिसने इंडिया को 40 साल पहले भी देखा है और अब आप यंगर जनरेशन से भी कनेक्टेड हैं. सो व्हाट इज़ द थिंग दैट वरीज यू मोस्ट इफ़ यू कंपेयर बोथ द जनरेशंस, आज से 50 साल वाला इंडिया और आज का इंडिया, क्योंकि इस बीच में हम बहुत सारे चेंजेस देख चुके हैं. सो व्हाट इज़ द थिंग दैट वरीज यू मोस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? Okay, you use the word what worries you. Let me tell you, there is nothing which worries me. Wow. I'm a very वो बोलते हैं ना, पॉजिटिविटी से मैं भरा हुआ हूँ. आई गिव मोटिवेशनल टॉक्स इन कॉलेजेस आल्सो, इन कॉर्पोरेट्स आल्सो, और मेरे अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा दिमाग में भरी हुई है. चलिए ट्विस्ट कर देते हैं. अच्छा क्या लगता है? Yes, that you can say that. Yes. So, if you ask me today, I'm very positive about the new generation. Let me tell you, there's nothing wrong. हर पुरानी जनरेशन सोचती है कि यार नए वाले तो ऐसे ही हैं. I don't believe in that. I say we have to look many positive things. हमारे टाइम में भी लोग बंक मारते थे क्लासेस के दौरान. लेट मी टेल यू, हमारे टाइम में भी करते थे. हमारे टाइम पे मारते थे. आपके भी टाइम में मारते थे. यस, करेक्ट. यस. सो मैं ये कहूँ कि आज की जनरेशन बर्बाद होगी? जी नहीं, ऐसा नहीं है. उस टाइम भी बिगड़े हुए लोग होते थे, उस समय भी बच्चे कुछ ड्रग्स खाते थे, उस टाइम भी गलत रास्ते पे जाते थे, आज भी हैं. हो सकता है परसेंटेज में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ चुकी हो, लेकिन एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, लेट मी टेल यू, आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इंडिया. वी आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल टुडे इन ऑल सेक्टर्स, इन ऑल सेक्टर्स. और अगर मैं आज स्टूडेंट से भी मिलता हूँ, आई कम अक्रॉस सम वेरी हाईली कॉन्फिडेंट स्टूडेंट्स. ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस हो चुकी है, जैसे आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह है. दे प्रोड्यूस रिजल्ट लाइक एनीथिंग यूजिंग AI, जो कि हम नहीं कर पाते थे. सो आई एम वेरी पॉजिटिव, लेट मी टेल यू, अबाउट द न्यू जनरेशन ऑल्सो. एंड आई हैव नो डाउट्स इन माई माइंड. जो हमारे मोदी जी कहते हैं कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि पक्का बनेगा. बस ये है कि जिस फ्यूचर जनरेशन से हम बात कर रहे हैं, दे विल हैव टू वर्क हार्ड. ये नहीं कि यस, वेरी मच, दे विल हैव टू वर्क हार्ड, because we have to achieve, even today our growth rate is around 7% plus कुछ growth rate है हमारा GDP का. That has to go up to 10, और वो भी consistently, तब जाके विकसित राष्ट्र बनेगा हमारा. और जब हम विकसित राष्ट्र की बात करते हैं, तो in addition to economically side, many other parameters also we have to be developed country. Like आज तक हमारे लोगों को कचरा फेंकने की आदत अभी तक पड़ी हुई है लोगों के दिमाग में, और ये बहुत पुरानी आदत है, कोई आज की नहीं है ये. तो मैं लोगों को यही कहता हूँ, बच्चों को भी कहता हूँ, कॉलेज वगैरह में भी,
यार मोदी जी अकेले भारत को स्वच्छ भारत नहीं बना सकते, आपको भी उसमें योगदान देना होगा। आप अगर केला खाते हो तो केले का छिलका भाई साहब हाथ में पकड़ के रखिए जब तक आपको डस्टबिन ना मिले। जी, और मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, मुझे मूंगफली खाना बड़ा अच्छा लगता है। सर्दियों में जब इवनिंग वॉक के लिए निकलता हूँ तो हम वो छिलका उतार करके, मैं वो छिलका भी जमीन पर नहीं फेंकता, वो जेब में डालता रहता हूँ। इधर मूंगफली पड़ी होती है, इधर दूसरे जेब में छिलके जाते रहते हैं। फिर जब घर आता हूँ तो उसको मैं डस्टबिन में फेंक देता हूँ। जी, तो छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी-छोटी चीजें। हर चीज का ध्यान रखना है अपने को। बिल्कुल। बट आई एम वेरी पॉजिटिव, लेट मी टेल यू, इंडिया विल बूम, एंड एज सच यू नो इंडिया इज टुडे नंबर 1 इन द वर्ल्ड एज फार एज जीडीपी ग्रोथ रेट इज कंसर्न, एंड सो मेनी अदर पैरामीटर। जो हमने वो यूपीआई नाम की एक चीज निकाली है, पूरी दुनिया के पास नहीं है वो यूपीआई नाम की चीज। और हमारा आज जो इवन वो 5 रुपए का धनिया भी अगर आप लेते हो कहीं पे, उसको भी कॉन्फिडेंस है कि मेरे 5 रुपए आ जाएंगे बैंक में। कितना बड़ा मिराकल है। हमें लगता है सोचने में कि छोटी बात है, लेकिन Yes. आप इसको सोचो तो ये जादू है। जादू है, ये yes, जादू है yes, कि हम yes. इसको नहीं समझ पाते हैं कि किसी पास 1 रुपए नहीं है, 2 रुपए नहीं है। Correct, yes. उसको ये नहीं है कि मैंने, जैसे आपने कहा कि मेरा पैसा कहीं चला जाएगा, जाने की बात ही नहीं है। Yes. आपको कर देंगे तो आ गया है, उसको पता है आ गया है। ऐसे किसी को कैश मनी दिया होता तो आज दे And even the totally illiterate person is also using UPI today. Yeah, that Totally is, illiterate that is a person. miracle. Yes, And it's a in a miracle. country like India, Yes. where we have disparities across in terms Correct. of age, in terms of gender. तो जो in terms of- डिजिटल डिवाइड थी हिंदुस्तान में, वो ऑलमोस्ट इट हैज डिसअपीयर्ड, इफ यू सी इट हैज डिसअपीयर्ड। बिल्कुल बिल्कुल मिराकल है सर। तो सर 22 साल आपने दिए हैं इंडियन नेवी को, और उसके बाद आपने अलग से इतना एक्सप्लोरेशन किया, वर्ल्ड को देखा। व्हाट इज़ द डिफरेंस दैट यू सी कि जो चीज़ आप नेवी में सीख पाए वो कहीं ना कहीं सिविलियन वर्ल्ड में मिसिंग है? बिल्कुल। व्हाट इज़ दैट मिस एंड व्हाट डू वी हैव टू ब्रिज? या सिविलियन वर्ल्ड में डिसिप्लिन की कमी है, अनुशासन की कमी है, जो हम फौज में बड़ी अच्छी तरह से सिखाया जाता है। अनुशासन फ्रॉम डे 1 वो सिविलियन वर्ल्ड में मिसिंग है। और फिर जो मैनर्स सिखाए जाते हैं फौज के अंदर, तो काफ़ी सारे मैनर्स जो है ना, दे डू नॉट एग्जिस्ट इन दी प्राइवेट वर्ल्ड। लेट मी गिव यू माई एग्जाम्पल। मैंने जब नेवी छोड़ी तो मेरा पहला जॉब वॉज डीन ऑफ यूनिवर्सिटी, देन सेकेंड जॉब सिस्को सिस्टम। नाउ सिस्को इज वन ऑफ द टॉप ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। यस, एक्सलेंट कल्चर, बहुत बढ़िया कल्चर। लेकिन आप भी फौजी बैकग्राउंड से हैं, हमारे यहाँ पर जब भी बफे डिनर या लंच होता है, लेडीज फर्स्ट होता है। प्राइवेट सेक्टर में होता है? नहीं होता। तो हमारी श्रीमती जी को बड़ा awkward लगता था, अरे यहाँ पर तो सीधे लोग लाइन में चले जाते हैं, हमको पूछता ही नहीं है कोई। तो इट्स जस्ट दैट। तो आई टेल पीपल नाउ आल्सो, मैंने कहा यार इट शुड बी इन अवर कल्चर टू रिस्पेक्ट द लेडीज। क्यों नहीं है? कल्चर ऑफ द रिस्पेक्ट तो लेडीज का था हमारे कल्चर में। तो फिर मैं समझना चाहती हूँ ये गायब कैसे हो गया बीच में? व्हाट हैपेंड? व्हाई इज इट नॉट देयर? आई डोंट नो व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली। एक तो मे बी लेडीज ने खुद भी बहुत ज्यादा बोलना शुरू कर दिया ना, वुमेन्स लिव, हम बराबर हैं, हम किसी से कम नहीं हैं। और कहीं पर उन्होंने ये भी बोलना शुरू कर दिया कि हमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए, वी शुड बी ट्रीटेड इक्वली। तो मे बी इस टाइप की भी कुछ चीज़ें आई होंगी शायद। बट मुझे लगता है, देखिए हमारे धर्म कहिए या संस्कृति कहिए, उसमें लेडीज़ के लिए एक स्पेशल प्लेस है। उसके लिए I think it's a very good culture which we had. We always the so-called worship, in fact, you can say. कोई कहते हैं कि कोई भी पूजा वगैरह पूरी नहीं होती जब तक कि साथ में अर्धांगिनी ना बैठी हो। बट दैट इज अ सम्मान जो दिया गया लेडीज को। ऑन द अदर हैंड वो सम्मान दूसरे कल्चर्स में नहीं है, लेट्स एक्सेप्ट इट। उनको भोग की वस्तु माना गया है, जबकि यहाँ पर वो पूजनीय वस्तु है। वस्तु तो शब्द ही गलत है, पूजनीय है हमारे लिए महिला। तो नारी हमेशा पूजनीय मानी गई है। वैसे बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है, बट सिंस यू जस्ट ब्रॉट दिस एग्जांपल ऑफ लेडीज बीइंग फर्स्ट, तो जोक्स अपार्ट, मी बीइंग अ लेडी, मैं एक लेडी के पर्सपेक्टिव से सिर्फ ये बोल सकती हूँ कि अगर कोई लेडीज फर्स्ट बोलता है तो एज अ फीमेल इट इज़ नॉट अबाउट बीइंग फेमिनिस्ट, नॉट फेमिनिस्ट, हमको सिर्फ अच्छा लगता है। दैट्स ऑल। क्योंकि आप बेसिकली, एंड इट्स नॉट प्रैक्टिकल, आप प्रैक्टिकलिटी पे बात करते हैं। अगर घर में 4 लोग खाना बनाने हैं तो कोई तो बनाएगा ना। तो हैविंग सेड कि आप साथ में बैठ के आ जाओ, दैट इज नॉट अ फेयर स्टेटमेंट। तो जब आप रोज ये कर रहे हो और पसंद से कर रहे हो, क्योंकि आप करना चाहते हो, और ऐसे में कहीं पे आप हो, समवन सेज लेडीज फर्स्ट, सो इट्स जस्ट अ फीलिंग ऑफ फीलिंग अच्छा लगता है कि बस अच्छा लगता है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। आई थिंक दैट्स व्हाट
is culture and that what Yes, respect yes. तो is. मेरे ख्याल से वो होना चाहिए, एंड वी हैव टू इनकलकेट दोज वैल्यूज टू अवर चिल्ड्रन आल्सो, टू द नेक्स्ट जनरेशन आल्सो, अदर देन डिफेंस फोर्सेज आल्सो। लाइक नेवी के अंदर मैं बताऊं आपका, हमारा वो गैंग वे होता है जिसके ऊपर से लोग चढ़ करके शिप के ऊपर आते हैं, तो एवरी पर्सन सपोज टू सैल्यूट द शिप। हम लोग जब एंटर करते हैं सैल्यूट करते हैं, एंड वहां पे जो ऑफिसर ऑन ड्यूटी होता है वो एक्नॉलेज करता है सबका सैल्यूट। एंड लेडीज जब एंटर करती हैं शिप के ऊपर, दैट ऑफिसर सैल्यूट्स द लेडीज। Wow. Yes, every lady who enters a ship, she is saluted. Every lady by the officer on duty or the sailor on duty, जो भी खड़ा है उसमें। Oh my God. Everyone. Wow. And the lady being a civilian, she doesn't have to acknowledge it. She doesn't have to. She just walks in. तो वो मतलब चाहे, ये मैं फर्स्ट टाइम सुन रही जी हूँ। हाँ बिल्कुल, all ladies are saluted on the ship. कितनी मतलब आई डोंट नो, आई मीन दैट लेडी, अब मैं एक लेडी के पर्सपेक्टिव से बात करूंगी कि अगर इस तरह का रिस्पेक्ट मिलता है तो दैट लेडी इज देयर टू होल्ड योर फैमिली Correct, correct. once you're there on the front. Yes, yes. she is that strength behind की जो पीछे नहीं हटेगी। उसे पता है कि बिल्कुल। आप किस काम के लिए जा रहे Very हो, correct. और आप भी इसलिए कन्वीनियंटली जा रहे हो क्योंकि आपको पता है कि ये है Yeah, पीछे yeah. से। फौज के अंदर चाहे आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, तीनों में आई थिंक द लेडीज प्ले a very big role in bringing up their families. Absolutely. Because the husbands are away on duty for longer periods. It's they who look after the family totally, and they are very, very strong. There are so many stories of the ladies who have handled their families in a very, very exemplary manner. So number of them are there. Yes. और आपने एक बहुत सुंदर बात की कि जैसी जो भी ऑफिसर एंटर कर रहा है शिप पे, दिस सल्यूट द शिप फर्स्ट। कितनी प्यारी बात है। और ये इसको मैं हर पीछे मैं जाती हूँ और अपने हिस्ट्री को अगर रिकॉल करती हूँ तो मुझे कितना रिलेटेबल लगता है। मैंने एक और मैंने एक पॉडकास्ट लिया था पहले, सॉरी आई एम फॉरगेटिंग द नेम, लेकिन मुझे ये बताया गया था कि जब वो अपने बडी के साथ होते हैं या वॉर पे या फ्रंट पे होते हैं या अकेले कहीं लेटे होते हैं, तो वो अपनी बंदूक को सलाम करके ही निकलते हैं आगे। जैसे आपने शिप की बात Correct, कही, correct, और ऐसे में मुझे फिर याद आ रहा है जैसे मूवीज़ में देखते हैं कि जैसे कोई लड़ाई के लिए जा रहे हैं, महाराणा प्रताप जी जा रहे हैं, तो वो अपने तलवार को टीका लगा के तलवार निकलते को टीका लगाते सो योर हैं। टूल इज सो इम्पोर्टेंट। Yes, और जो पत्नी है वो पति को तिलक लगा करके भेजती है युद्ध हाँ के मैदान जी। में कि जाइए जीत के आइए। वो क्योंकि आशीर्वाद देती जिसको है। आप सिर्फ एक मशीन समझ रहे हो, मशीन ही वो आपका Yes, टूल है, वो आपका बिल्कुल। साथी है। Correct. आप उसके साथ रहने, अब वो शिप हो, वो Yes, बंदूक हो, yes, तलवार हो, कुछ और भी हो। शायद गृहिणियां इसलिए गैस की भी पूजा करती हैं। वो टूल है। वाओ, आई थिंक इट वाज सो कल्चरली मीनिंगफुल, एंड दैट्स व्हाट हमें लगता है कि डिफेंस में डिसिप्लिन है, लेकिन मुझे लगता है डिफेंस ने उस कल्चर को बहुत अच्छे से इनकलकेट किया, हाँ, बहुत बढ़िया से, which बढ़िया से। gives मीनिंग टू एवरी Correct, रिचुअल दैट यू Yes. फॉलो। तो ये डिसिप्लिन जो है हर पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी देखिए हमारे जो फौज के अंदर फंक्शन है, अगर 9 बजे है टाइम तो 9 बजे से 5 मिनट पहले ही हर आदमी पहुंच जाएगा वहां पर, या 10 मिनट पहले। जबकि सिविलियन साइड में ऐसा नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनीज में भी मैंने देखा है कई बार। No, you're not supposed to worry, इतनी जल्दी आप यस, करेक्ट। the VIP culture, and that's sad Yes. कि मैं ज़्यादा जो कि बहुत ही important गलत बात है। हाँ। तो मैं तो लोगों को एग्जांपल देता हूँ, भाई साहब अगर मीटिंग चल रही है कहीं पर और 20 लोगों की मीटिंग है मान लीजिए, और आप लेट आए खुद ही, यू आर द बॉस लेट अस से अज्यूम, और बाकी सब लोग पहुंच चुके हैं, और आपके कारण सिर्फ 10 मिनट मीटिंग लेट हुआ, इट इज नॉट 10 मिनट्स, इट इज 20 into 10, 200 मिनट्स वेस्टेज। Absolutely. 20 लोगों के 10 मिनट वेस्ट हुए हैं, बिल्कुल। ये सोचिए आप, 200 मिनट्स। सो आई थिंक we have to bring that culture even in the corporate world also, industry also, or civilian life also. Sir, I think what you're saying is very right, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब हम कल्चर की बात करें, it starts from the very basic। हम उस क्वेश्चन पे आ रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम। जी। वहाँ बच्चे को जब वो 3 साल या 4 साल की उम्र में जब वो स्कूल में एंट्री ले रहा है प्ले ग्रुप में, अगर उसको तब नहीं सिखाया गया तो मुझे नहीं समझ आता कि वो 17-18 साल की उम्र में कैसे सीखेगा। आई एम जस्ट एंड कमिंग टू नाउ, क्योंकि जो आप डिसिप्लिन की बात करें, नाउ आई विल गो टू दैट टॉपिक ऑफ द नीट पेपर लीक दैट हैज़ हैपन, दैट इज़ प्रिसाइसली हैपन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ डिसिप्लिन अगेन। शायद किन्हीं पेरेंट्स को वो पेपर चाहिए था क्योंकि वो चाहते ही थे अपने बच्चे को कराना। शायद किसी बच्चे को उतना ज़्यादा पढ़ना नहीं था और उसको अपने पेरेंट्स के एस्पिरेशंस फीलिंग करनी थी, और कुछ बहुत ज़्यादा जेन्युइन केसेस थे जा करके, लेकिन हुआ तो सब इनडिसिप्लिन की वजह से। बिल्कुल। देखिए, मैं तो सबसे बड़ा दोषी मानता हूं जिस बंदे ने वो पेपर खरीदे अपने बच्चों के लिए। कितना स्वार्थी है वो कि जस्ट बिकॉज आपके पास 10-15 लाख रुपए हैं, आप फालतू पैसे दे करके नो, जब खरीदार बैठा हुआ है तो
जो बंदा बेचने वाला एक्चुअल में नहीं है, तो लेकिन दुकान तो आप चलेगी। उसको दिखाते हो कि भाई साहब ये लीजिए, मैं आपको 15 लाख देता हूँ, आपने पेपर सेट किया, कृपा करके मुझे दे दीजिए। अब उसका भी दिल डोल जाता है कि भैया नॉर्मल तो मुझे इतने पैसे मिलने हैं, बड़े थोड़े से पैसे, कुछ हज़ार मिलेंगे, 15 लाख मिल रहे हैं। वो सोचता है शायद किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन पता तो चल गया। इस बार लीक हो गया, एक बंदा पकड़ा गया, दूसरा, आज 13 लोग जेल के अंदर हैं। वो 13 लोग, एंड बड़े रेप्यूटेड बंदे जो कि प्रोफेसर लेवल से रिटायर हुए हैं। जस्ट इमेजिन, नाउ दिस इज शेमफुल। उनकी क्या इज्जत रहेगी अपने उस सोसाइटी में जहां पर वो रहते हैं। जस्ट इमेजिन, उनके बच्चे भी मुंह नहीं दिखा पाएंगे अभी। सो दिस इज शेमफुल। सर, पेपर लीक, मैं सच बताऊं, अगर मैं अपनी भी बात करूं तो हम जैसे बचपन में सुनते थे, आज तक सुनते आ रहे हैं, तो ये इतना कॉमन हो गया था कि इट डजंट इवन रिंग अ बेल। करेक्ट, बहुत ही कॉमन हो गया था। इट डजंट इवन रिंग अ बेल कि हो गया तो हो गया, ठीक है, हो गया तो हो गया, ठीक हाँ, है। क्या फर्क पड़ता है। Yes. क्या फर्क पड़ता है। Yes. तो यहाँ पे फिर आपको लगता है कि हाँ, बर्बाद है एजुकेशन सिस्टम, बिकॉज देन आई डोंट वांट टू गेट ट्रीटेड बाय अ डॉक्टर जो भाई ऐसी फर्जी डिग्री लेकर के आ गया। ऐसे मेरे को क्या भरोसा है कि वो डॉक्टर कैसे ट्रीट करेगा जा करके। तो ऐसा है ना कि जब पेपर लीक होता है, मान लीजिए बड़े लिमिटेड लोगों के पास ही पहुंचा, लीक होने के बाद 50 लोगों के पास पहुंचा या 100 लोगों के पास पहुंचा, वो 50-100 तो उसका फायदा उठा करके पहुंच गए सिस्टम में, तो बाकी हजारों लोग जो है वो अपनी मेहनत से आए, हजारों लोग, बाकी लोग। लेकिन ये जो 50-100 भी आए वो गलत हुआ, तो लोगों को इंसेंटिव मिलता है, वो और बोलते हैं यार मिल जाता है, चिंता मत कर, हो जाता है। तो कई बार तो पता भी नहीं चलता। इस बार पता चल गया, शोर मचा। लेकिन मैं कहूँगा, मैं इस गवर्नमेंट की तारीफ करना चाहूँगा, और ये जो लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, मेरे को समझ नहीं आती, इनकी डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान जी का रिजाइन लो, रेजिग्नेशन लो। भाई साहब, उनके रेजिग्नेशन का साथ सिस्टम ठीक हो जाएगा क्या? आपको सिस्टम चेंज करना है। क्या आपके बंदे जो धरने पे बैठे हैं, उन्होंने एक भी सुझाव दिया है कि ये 5 सुझाव है जनाब, इनको इंप्लीमेंट कीजिए ताकि दोबारा ये ना हो? धर्मेंद्र प्रधान तो इन्वॉल्व भी नहीं है उसमें, ही जस्ट हैपेंड टू द मिनिस्टर। वो नीचे कौन है? मिस्टर जोशी हैं कोई, जो इसके हेड थे, इसके नीट के। सर, धर्मेंद्र, क्वेश्चन ये उठ रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान इन्वॉल्व नहीं है, बट अकाउंटेबिलिटी तो बिल्कुल बनती है उसकी अकाउंटेबिलिटी, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि ठीक है, तुम मांग रहे हो उसका जोश में आकर के कि भाई उसको रिजाइन करवाओ, उसको रिजाइन करवाओ, बट विल इट सॉल्व द प्रॉब्लम? नो, बिकॉज सरकारें क्या ये आती जाती रहती हैं। पहली बार लीक हुआ है पेपर? क्या नहीं, 20 बार या सैकड़ों बार हो चुके हैं पेपर लीक, सैकड़ों बार। लेकिन इस बार सडनली जंतर मंतर पे इतना बड़ा आंदोलन सडनली, और उनके लिए खाना कौन भेज रहा है? बाहर से, विदेशों से डिलीवरी हो रही है वहां पर, एकदम फर्स्ट क्लास खाना, टॉप क्लास, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, शाम की चाय, बहुत बढ़िया। कहाँ से पैसा आ रहा है इनके पास? वो एक जनाब हैं जावेद जी, वो डेली खाना लेके आते हैं, और जब वो एक और सीए के विरोध में हुआ था, वहाँ भी वही खाना सप्लाई करते थे, यहाँ भी डेली खाना सप्लाई कर रहे हैं। इतना लाखों करोड़ों रुपया कहाँ से आ रहा है इनके पास? तो ऑब्वियसली कुछ विदेशी शक्तियाँ हैं जो हिंदुस्तान की प्रगति को देख करके उनसे सहन नहीं हो रहा, तो इस देश को डिसइंटीग्रेट करो, इसको तोड़ो। और आपने भी सुना होगा कि ये जो लड़के लड़कियां जो भी थे वहाँ पर नारे लगा रहे थे, हिंदुस्तान को हम नेपाल बना देंगे। Yes, I mean, They how have could you shouted even- those slogans. अरे क्या बात करते हैं! नेपाल एक छोटा सा देश, हमारा पड़ोसी देश, जो पूरा भारत के ऊपर निर्भर रहता है हर चीज के लिए, और वहां पर अशांति की इन लोगों ने, बाहर की फोर्सेस ने। तुम हिंदुस्तान को भी वही बनाना चाहते हो क्या? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। बट सर, शर्म नहीं आ रही, यही बात है, शर्म आ नहीं रही है। और जो लोग डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर के नहीं आ पा रहे, हर जगह पे वो उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। वो सोच रहे हैं यही शायद बांग्लादेश एग्जाम्पल या नेपाल वाला एग्जाम्पल, सड़क के ऊपर आकर के हम भी कर लेंगे। ये नहीं समझते कि भाई साहब ये हिंदुस्तान है, ये बहुत बड़ा देश है, इतना आसान काम नहीं है यहाँ पर तख्ता पलट करना। यहाँ पर तख्ता पलट होगा लेकिन डेमोक्रेसी से ही होगा। इलेक्शन जीत के दिखाइए, काम कीजिए, लोगों में विश्वास पैदा कीजिए। ऐसे सड़कों पे आगे गुंडागर्दी करके तुम तख्ता पलट करने की कोशिश कर रहे हो, इट इज टोटली रॉन्ग। वी हैव अ डेमोक्रेटिक सिस्टम एंड दैट शुड बी रिस्पेक्टेड। दैट्स व्हाट आई बिलीव। So what you're saying is I agree to all the points। मतलब नीट पेपर का इशू जेन्युइन है। पेपर लीक्स तो मैं बोल ही रही हूँ कि हमेशा से होते आए हैं और इतने कॉमन हो गए कि हमें it has to be stopped. इट हैज टू बी स्टॉप्ड। वो एक कंसर्न जेन्युइन है। मैं एक चीज बोलूंगी, पॉलिटिकली मोटिवेट हुआ है, बहुत खराब हुआ है, लेकिन इससे सरकार
मुझे ऐसा लगता है हाँ, कि अब हाँ। एक्शन लेगी बिल्कुल, सरकार बिल्कुल, लेगी एक्शन, yes. एटलीस्ट दैट्स Yeah, वन गुड थिंग दैट विल कम आउट। आई 100% एग्री, पक्का लेगी एक्शन। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि इन्होंने एक्शन पहले लिया हुआ है लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं किया ठीक से। सी अल्टीमेटली आपके भाई बहन और मेरे भाई बहन वही लोग एग्जीक्यूट करते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। मंत्री खुद तो नहीं एग्जीक्यूट कर सकता कोई, तो हमारे भाई बहनों में ही कहीं पर गड़बड़ है जो उसको ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते या उनका अपना स्वार्थ आ जाता है बीच में। तो आई थिंक हर लेवल के ऊपर लोगों का जो करेक्टर है, दे शुड लुक वेदर इट इज गुड फॉर माई कंट्री और नॉट। इफ समथिंग इज नॉट गुड फॉर माई कंट्री, आई शुड नॉट बी डूइंग इट। दैट स्पिरिट हैज टू बी देयर। आई थिंक ये मुझे जो लग रहा है कि आप, क्योंकि आपने तो वॉर्स भी देखे हैं सर, 1965 का वॉर नहीं, मैं वो बचपन में था, स्कूल में पढ़ता था मैं 65 वार में। अच्छा। 71 वार में मैं स्कूल में था, 9th 10th में। बट यू मेरे नेवी ज्वाइन करने के बाद कोई नेवी की तो वार हुई नहीं। दुश्मन इतना डर गया। नहीं हुई। अच्छा सर नहीं हुई। आर्मी एयरफोर्स फिर भी इन्वॉल्व रहे करगिल वार में, लेकिन नेवी उस वार में भी इन्वॉल्व नहीं रही। तो हमने तो बड़े छोटे मोटे ऑपरेशंस किए हुए हैं नेवी के अंदर। सर अगर बिल्कुल ही कोई 18-19 साल का बच्चा हो और मतलब हु इज़ नॉट, हु सीन एक्चुअली अ कंफर्टेबल लाइफ, आई पुट इट दैट वे, क्योंकि हाँ मैं भी उस टाइम से ही काम कर रही हूँ और मुझे पता है कि हमने अपने बच्चों को कंफर्टेबल लाइफ दी है। सो लेट्स अग्री ऑन दैट पॉइंट। तो अगर उस जनरेशन को अंडरस्टैंड करना है कि जेन्यून डिसेंट क्या है, ऑर्गेनाइज्ड डिस्ट्रप्शन क्या है और इनडिसिप्लिन क्या है, फ़र्क ही कैसे करे वो इन सारी चीज़ों में। मतलब वो तो बिल्कुल ही, हम यंग ब्रेन की अगर बात करें हम भी जाएं तो उस टाइम पे आपको समझ नहीं आता। देखिए मैं एक बड़े सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ लोगों को कि कोई भी एक्शन आप जब लेते हो, ये सोचिए क्या इससे मेरे देश को फ़ायदा होगा या नहीं होगा, क्या मेरे समाज को फ़ायदा होगा या नहीं होगा। अगर आपको लगे यस मेरे समाज को फ़ायदा हो रहा है, देश को फ़ायदा हो रहा है, प्लीज़ डू इट। अगर लगे कि नहीं यार ये देश के इंटरेस्ट में नहीं है, आई शुड नॉट बी डूइंग इट। बड़ा सिंपल तरीका है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ी देर के इतना सोचो यार इससे क्या मेरे देश को फ़ायदा है, मेरे को फ़ायदा है? नहीं, आई एम द लास्ट, फर्स्ट इज माई कंट्री एंड नेक्स्ट इज मी और माई फैमिली। तो ये थोड़ा सा फर्स्ट इज कंट्री, नेक्स्ट इज मी एंड नेक्स्ट इज माई फैमिली, लेट्स से पुट इट दैट वे, एंड मी इज द लास्ट, लेट्स से। और जो लोग पार्टियों में इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए मैं कहूँगा देश सबसे पहले, उसके बाद तुम्हारी पार्टी, उसके बाद तुम। मैं मानता हूँ सैक्रिफाइस, आई मीन राजा का धर्म ही मेरे ख्याल से सब देश, सेवा है देश, और देश हाँ, है, देश और देश के लोग ही उसके हाँ, बच्चे हाँ। हैं। दैट्स हाउ वी पुट अ राजा ऑलवेज। मुझे लोग बोलते हैं तुम मोदी भक्त हो, तो मैं कहता हूँ अंधभक्त हो, बल्कि भक्त नहीं अंधभक्त बोलते हैं। मैं कहता हूँ भाई साहब अगर आप मोदी जी की ब्लाइंडली आलोचना कर सकते हो तो मैं ब्लाइंडली उनको सपोर्ट भी कर सकता हूँ, बिकॉज आई एम कन्विंस्ड since 2014 this man has come, he has taken every action in the spirit of doing something for the country. Even किसानों का भी बिल जो था जिसको उनको वापस लेना पड़ा वो किसानों के भले के लिए था, जिसके लिए ये टिकैत वगैरह पहले आंदोलन किया करते थे, हमको ये चीज़ें चाहिए, और मोदी जी ने कर दिया। वो उसके पहली सरकारें नहीं कर पाई, लेकिन जब कर दिया तो लगा इससे तो किसानों की एकदम समृद्धि बहुत बढ़ जाएगी, तो ये हमारा वोट बैंक खत्म हो जाएगा, तो किसान को वहीं रहने दो जहाँ पर है, तभी हमारी बात मानेगा। तो पंजाब का जो पूरा भी आंदोलन जो था वो सारा का सारा जो बोलते हैं ना, वो दलाल जो होते हैं बीच में, क्या शब्द एक और यूज होता है दलालों के लिए जो होते हैं, सो मिडलमैन कह लीजिए, करेक्ट, यस, या आड़ती बोलते हैं जो हमारी भाषा में। तो उन लोगों का चलाया हुआ आंदोलन था। वहाँ भी काजू भी किशमिश मिल रहा था, दारू भी मिल रहा था, बढ़िया बढ़िया टेंट लगे हुए थे फर्स्ट क्लास। सर ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं किसी और की सुनी हुई नहीं बोल रही, ना कहीं की देखी हुई बोल रही हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जब लास्ट टाइम किसान आंदोलन हुआ था एंड ये नया एक्सप्रेस वे नहीं बना था, तो पुराने से ही यू विल गो फ्रॉम जयपुर टू गुड़गांव, और ये पूरा हमारा ब्लॉक था। वो हमारा ये पूरा रास्ता ब्लॉक था किसान आंदोलन की वजह से। और जब हम जाते थे तो हम किसी तो गाँव से घूम करके आते थे, एंड लेट मी टेल यू वहाँ जब हम देखते थे ना, वहाँ टेंटों में, दिस इज़, यू आस्क मी, यू आस्क माई फैमिली, सब यही बोलेंगे जो ट्रैवल कर रहे थे, टेंटों में कूलर लगे हुए थे, खाना रोज आता था, खाट बिछी हुई थी, सब आराम से बैठे हुए थे, बातें चल रही थी, मतलब इट वाज पिकनिक ऑन द हाईवे, यस। एंड वी फेस दिस, मतलब हमें ट्रैवल में महीनों दिक्कत हुई है जो हम गाँव से घूम करके गए हैं। मतलब हमारा 4-5 घंटे का जयपुर से दिल्ली का सफ़र 9-9 घंटे का, 10-10 घंटे का
आराम से हो जाता। तो देयर आर फोर्सेस जो पूरी की पूरी कोशिश कर रही हैं कि किस तरीके से डिस्टेबलाइज किया जाए इस कंट्री को। बीच में आपने देखा होगा हरियाणा में भी एक एजिटेशन हुई थी जाटों की, तो जाटों को भड़का दिया सडनली किसी काम के लिए, ये होना चाहिए जाटों के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, वो होना चाहिए। महाराष्ट्र में मराठों ने एजिटेशन कर दिया था। सो एजिटेशन करने के लिए कुछ भी लोगों को पकड़ लो और भड़का दो उनको, 1000-2000 तो आ ही जाएंगे। तो 1000 का क्राउड तो बहुत लगता है स्ट्रीट के ऊपर, वो आग लगाने के लिए बहुत काफ़ी होता है। सो दे क्रिएट ए डिस्टर्बेंस इन द एटमॉस्फेयर। सो देयर आर पीपल हु हैव बीन ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज दिस कंट्री फॉर ए लॉन्ग टाइम, बट आई एम श्योर सच पीपल विल नॉट सक्सीड। एब्सोल्युटली। और जो हम एकदम अडिग रहेगा। जो हम शुरू से बात करें एजुकेशन सिस्टम और डिसिप्लिन की, वही मुझे तरीका दिखता है सारी चीज़ को सॉर्ट करने का। क्योंकि अगर ये चीज़ प्राइम टाइम में ठीक कर ली गई तो यही तो 20 साल के बाद वो बनने वाले हैं बच्चे जो देश को चलाएंगे, कंपनीज में काम करेंगे, क्लर्क्स बनेंगे, ट्रैफिक पुलिस बनेंगे, यही तो चलाएंगे। सो व्हेन इट्स इनकलकेटेड इन द बेस, मुझे लगता है कि ये चीज़ सिर्फ डिफेंस में क्यों है, ये आम आदमी के पास क्यों नहीं है, ये सबके पास उपलब्ध होनी चाहिए। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए जी, लेकिन बस वही बात है कि आप 100% कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सभी के सभी लोग एकदम सीधे रास्ते पे आएं। Absolutely. देयर विल बी सम पीपल। मैं एक अपनी जो प्रेजेंटेशन देता हूँ कॉलेजेस के अंदर आजकल, तो उसमें एक स्लाइड आती है, 5% पीपल इन दिस वर्ल्ड मेक थिंग्स हैपन, 15% पीपल वॉच थिंग्स हैपनिंग, एंड 80% डोंट नो व्हाट द हेल इज हैपनिंग। एब्सोल्युटली। उनको कुछ पता नहीं है, जिधर लगा के लेके चल पड़े साथ में। बट 5% पीपल हु मेक थिंग्स हैपन। तो अगर हमने 5% जबरदस्त देशभक्त पैदा कर दिए इस देश के अंदर, nobody can touch anything. सर उतना काफ़ी है। एंड आई गिव दिस एग्जांपल व्हेन विद आई एम विद स्टूडेंट्स एट एवरीथिंग कि भाई पूरा कमरा अंधेरा कर दो, काला कर दो, इतना सा टॉर्च का लाइट काफ़ी होता है। Yes, तो आपको तो ज़्यादा चाहिए ही नहीं। Very correct. लाइक यू सेड Very 5%, 5% इज अ बिग Oh, नंबर। yes. इट चेंजेस एवरीथिंग, इट चेंजेस द इक्वेशन। If highly dedicated 5% लोग भी आ जाएं हर फील्ड के अंदर, they will do wonders. सर आप, पहला क्वेश्चन ये है, इसको 2 पार्ट्स में मैं ब्रेक करती हूँ कि आप 250 कॉलेजेस से एसोसिएटेड है, मोर देन 250 कॉलेजेस। एसोसिएटेड नहीं हूँ मैं कहूँगा, इनफैक्ट नाउ द नंबर हैज गॉन टू 280 के आसपास। आई हैव गॉन टू दोज कॉलेजेस एंड डिलीवर्ड टॉक्स। वाओ। ओके, एसोसिएटेड तो मैं सिर्फ 2-3 के साथ ही हूँ। हाँ। एक आईटी खड़गपुर है, आई एम एडवाइजर देयर सब डिपार्टमेंट से। आईटी भुवनेश्वर का मैं बोर्ड मेंबर हूँ। एसआरएम चेन्नई का मैं यूजीसी नॉमिनी हूँ, और एक सोआ यूनिवर्सिटी है भुवनेश्वर में, उसका मैं इंटरनेशनल एडवाइजरी बोर्ड मेंबर हूँ। तो अगर एसोसिएटेड हो तो मैं कहूँगा ये 4 कॉलेजेस हैं एज ऑफ टुडे। बट यस, आई हैव बीन टू सो मेनी कॉलेजेस, एज आई सेड 280 यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस एंड इंक्लूडिंग स्कूल्स आल्सो। उसमें 25 के आसपास स्कूल भी हैं, तो जहाँ पर मैंने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को भी लेक्चर्स दिए हैं। तो सर आप इतने सारे कॉलेजेस में जाते हैं एज अ मेंटर एंड डू सो मेनी मोटिवेशनल थिंग्स, तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि आप क्यों जाते हैं इतनी सारी जगह? बिकॉज देयर मेनी, आई सॉ योर शेड्यूल एंड वाज हेक्टिक एंड आई वाज थिंकिंग कि ये इतनी इस एज में ऐसे कैसे मैनेज कर रहे हैं इतना ट्रैवल करना। अभी आप आ रहे हैं, लेट मी टेल माई ऑडियंस की सर अभी IIT गुवाहाटी से आ रहे हैं एंड ही इज जस्ट हियर फॉर अ पॉडकास्ट। सो आई सल्यूट हिज डिसिप्लिन एंड हिज एटीट्यूड ऑफ नेवर बीइंग टायर्ड। पहला तो आप इतनी जगह क्यों जाते हैं, दूसरा आप अभी IIT खड़गपुर क्यों गए? Why only IIT खड़गपुर? Because बीटेक करने के लिए या अभी जो जाता है? अभी जो आप जाते हैं okay, और अभी या देखिए, मैं हमारी एक एलुमनी जो है IIT खड़गपुर का, उसका ऑल इंडिया एलुमनी का जो फाउंडेशन है उसका मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ 2 टेन्योर में। तो उसके हमारे एलुमनी चैप्टर्स हैं जगह जगह पर सिटीज़ में। तो अभी भी मैं गुवाहाटी से इधर आ गया हूँ क्योंकि कल मेरा एलुमनी का एक फंक्शन है बहुत बड़ा दिल्ली में, उसके लिए मैं आया हूँ। परसों मैं फिर खड़गपुर जा रहा हूँ, परसों, और 27 तारीख को वहाँ पर नया बैच जो आया उन स्टूडेंट्स के लिए मेरा लेक्चर है। और लेक्चर्स भी, ये इंडक्शन प्रोग्राम हो रहे हैं इस समय सभी कॉलेजेस में। तो मेरा आइडिया ये रहता है कि जो बच्चे नए आते हैं कॉलेजेस में, अगर मैं उनके दिमाग में कुछ ऐसा बीज डाल दूँ जो उनके साथ 4 साल तक रहे, तो मैं टॉपिक भी मेरा यही रहता है, शेपिंग योर फ्यूचर इन नेक्स्ट 4 years एट IIT खड़गपुर, एट IIT गुवाहाटी, एट IIT धारवाड़। तो इस तरह से टॉपिक भी मेरा यही रहता है। तो मैं सोचता हूँ जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ मैं बात कर पाऊँ, और ये मेरा लेक्चर 90 मिनट का होता है, बाय द वे आई से 90 मिनट्स आई नीड इट, फॉलोड बाय क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। तो इट गोज अप, कई बार 2 घंटे तक बड़े आराम से जाता है वो। एंड लेट मी टेल यू, पीपल लव इट। उनको भी अच्छा लगता है कि कोई हमको एडवाइस देने आया है। एंड मेनी टाइम्स आई टेल यू, इवन पेरेंट्स भी अटेंड करते हैं क्योंकि वो बच्चों को छोड़ने आए होते हैं। दे हैव टच्ड माई फीट आल्सो
कि सर आपने जो बच्चों को ये जो चीज़ें बताई हैं ये हम भी कई बार नहीं बता पाते उनको, तो आपने ऐसे बढ़िया तरीके से बताया था, वी फील वेरी हैप्पी कि आपने ये प्रकार से संस्कार उनके ऊपर डाला है। सो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं समाज के लिए कुछ कर रहा हूँ। इट्स फॉर मी, इट्स अ गिविंग बैक टू द सोसाइटी। आई टेक इट एज माई ड्यूटी एंड आई डोंट आस्क फॉर मनी आल्सो, लेट मी टेल यू, फ्रॉम दिस कॉलेजेस। वो मुझे टिकट भेज दें तो मैं उसी से बहुत खुश हो जाता हूँ, दैट्स गुड एनफ। लोकल हॉस्पिटलिटी एंड दैट्स ऑल। अब बताओ, मैं 2 साल पिछले मंडी भी जा रहा हूँ, इस साल अभी तक आईटी मंडी से आया नहीं है। और आईटी मंडी में तब गया था जब टीवी पर चल रहा था पहाड़ों पर मत जाइए, वहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, और मैं यहाँ से जा रहा था। मेरे यार दोस्त कह अरे तू मंडी जा रहे हैं, मैं कह यस जा रहा हूँ, वहाँ तो लैंडस्लाइड हो रहा है। मैं हो रहा है तो हो रहा है, बट करोड़ों लोग रह रहे हैं वहाँ पर आसपास ना, लाखों करोड़ों लोग, तो मैं भी चला जाऊँगा। तो मैंने कहा कहीं पर सड़क बिल्कुल ही टूटी होगी बीच में, मैं क्रॉस ही नहीं कर पा रहा तो अलग बात है, मैं रुक जाऊँगा, अदर मैं तो जाऊँगा। और दोनों बार मैं गया आराम से, बढ़िया से लेक्चर दिया, एंड दे वर आल्सो वेरी हैप्पी कि देखो मैं ऑल दी वे दिल्ली से आया। सो आई थिंक वी हैव टू सेट एन एग्जाम्पल, वी हैव टू बी रोल मॉडल्स फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। इफ वी कांट डू दैट वी आर फेलिंग इन अवर ड्यूटी। तो मैं उस चीज़ में विश्वास करता हूँ, बी ए रोल मॉडल। आपने बहुत अच्छी बात की, इट्स माय वे ऑफ गिविंग बैक। मुझे ऐसा लगता है कि पूरा आपने आपका जो कर्म करने का टाइम है 30 से 40 साल, उतना करने के बाद एंड इट्स टाइम टू गिव बैक। आई थिंक लाइफ इज डिवाइडेड इन पार्ट्स, लाइक लर्न, डू, गिव बैक। आई थिंक इन स्टेजेस में लाइफ पूरी निकल जाती है कि पहले सीखो, फिर करो और फिर वापस दो। बिल्कुल, दैट्स व्हाट वी आर डूइंग इट टुडे। सो आइडिया इज दैट ओनली। सो एंड लेट मी टेल यू, आपको भी अच्छा लगता है कि यस आई हैव बीन एबल टू कंट्रीब्यूट समथिंग। और जहाँ तक इतना हेक्टिक शेड्यूल की बात की आपने, आई ऑलवेज टेल पीपल कि यार तुम थकते नहीं हो। मैंने कहा इफ यू लव समथिंग यू विल नेवर गेट टायर्ड। सो व्हाट एवर यू डू यू स्टार्ट लविंग इट, यू विल नेवर गेट टायर्ड। हाँ, अगर आप उसको लव नहीं करते और कुड़ते रहते हो यार एक और काम आ गया, एक और काम आ गया, दुखी रहते हो, तो ऑब्वियसली यू विल गेट टायर्ड। बस खुशी खुशी करोगे तो आपको थकावट नहीं होगी। तो जो भी काम आए, तो मैं कहता हूँ कॉर्पोरेट में भी, इंडस्ट्री में भी, अगर आपके पास बॉस ने ज़्यादा काम दिया है तो हैप्पीली एक्सेप्ट इट कि यस इट्स एन अपॉर्चुनिटी। यार बॉस ने उसको नहीं दिया, उसको नहीं दिया, उसको नहीं दिया, मुझे दिया, तो दैट मीन्स बॉस हैज सिलेक्टेड मी फॉर दिस पर्टिकुलर जॉब। बी हैप्पी, यस। तो ठीक है, 2 घंटे फालतू बैठना पड़ गया कभी, तो बैठिए, नो प्रॉब्लम, एंड डू इट हैप्पीली। मैं तो जो देख रहे हैं उनको ही बोलती हूँ, आप सर का इंथू देखिए, सर की वॉइस देखिए, सर का बॉडी पोस्चर देखिए। डू यू थिंक ही इज टायर्ड एंड ही जस्ट फ्लोन डाउन फ्रॉम गुवाहाटी एंड इज हियर? तो अगर ये एटीट्यूड सर इस एज में रख सकते हैं तो हम सब, और खासतौर से यंगस्टर्स जो है 18, 19, 20 साल, आप तो रख ही सकते हैं चक करके। एंड वी नीड दैट, राइट? वाई? बिकॉज आप यार कल के गवर्नर होने वाले हो, कल किसी कॉलेज के डीन होने वाले हो, कोई टीचर होने वाले हो, एक होम मेकर होने वाले हो जो अपने बच्चों को सिखाने वाला है कि आगे कैसे बनना जाएगा। तो यू नीड दैट ज़ील। वाओ, सो सर सेड अ वेरी गुड स्टेटमेंट, लव व्हाट यू डू एंड यू विल बी गुड एट इट। सर आईआईटी खड़गपुर पे वापस आते हैं, एंड आई हैव ऑल्सो हर्ड कि उसमें आपने बंगाल के विलेजेस के अपलिफ्टमेंट की भी बात की है। सो हाउ इज दिस रिलेटेड, और क्या चल रहा है बंगाल में? हाउ इज बंगाल एसोसिएटेड विद दिस? करेक्ट। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि जब 1974 में 74 में मुझे एडमिशन लेना था आईटी में, तो मेरी स्कूलिंग है जम्मू कश्मीर की। 1 साल मैं दिल्ली में रहा, फिजिक्स ऑनर्स किया मैंने हंसराज कॉलेज में। सो दैट वाज लाइक ए ब्रेक जर्नी फॉर मी इन दिल्ली। उसके अगले साल मैं आईटी में गया। आईटी दिल्ली में मुझे सारे डिपार्टमेंट मिल रहे थे, कानपुर में भी मिल रहे थे, बॉम्बे, मद्रास में मिल रहे थे, बट माई फर्स्ट चॉइस वॉज बंगाल। वाई बंगाल? आईटी खड़गपुर, द बिगेस्ट आईटी, द फर्स्ट आईटी जहाँ पर आईटी शुरू हुई। और दूसरा, समहाउ बचपन में मैं आपकी जानकारी के लिए आरएसएस की शाखा में 3rd स्टैंडर्ड से जा रहा हूँ। अच्छा, 3rd स्टैंडर्ड से। तो वहाँ पर हम देशभक्ति की कहानियाँ सुनते थे बहुत ज़्यादा। तो जब क्रांतिकारियों की कहानियाँ सुनते थे तो सबसे लंबी लिस्ट बंगाल की होती थी। उसके बाद हम स्पिरिचुअल लीडर्स की कहानियाँ सुनते थे, उसमें भी बंगाल नंबर 1 पे था। साइंटिस्ट की कहानियाँ सुनते थे, उसमें भी बंगाल नंबर 1 पे था। तो मेरे दिमाग में बंगाल बहुत घुस गया था। तो जब मौका मिला तो मैंने कहा चल बेटा बंगाल चलते हैं। जनगण मन रविंद्रनाथ ठाकुर जी का लिखा हुआ, वंदे मातरम अपने शरद चट्टोपाध्याय जी का लिखा हुआ, बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा हुआ। तो दिल के अंदर बंगाल के लिए प्रति एक बहुत श्रद्धा के ये। तो जब मैं, अभी भी मुझे याद है, जब पहली बार मैं वो लोकल ट्रेन से जा रहा था हावड़ा से खड़गपुर, तो उसमें रास्ते में 32-33 स्टेशन आते हैं।
आई टेल यू, वहां पे लश ग्रीन, दोनों तरफ खेत, जबरदस्त, एकदम फर्टाइल लैंड है वहां की। जी। तो वो जो बंकिम चंद्र की पंक्तियां है ना, वंदे मातरम की, शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम, वो मेरे दिमाग में गूंज रही थी वो कम पंक्तियां। तो एनीवे, मैं पहुंच गया खड़गपुर एंड बीटेक किया मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, बहुत बढ़िया रहा। उसकी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा अभी, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बट 5 साल करने के बाद फिर जब आया तो मैंने नेवी ज्वाइन की, और नेवी ने 4 साल के बाद मुझे वापस एमटेक के लिए भेजा। वो दोबारा मैं खड़गपुर गया, और उस दौरान ही खड़गपुर जो है, इसको मैं बोलता हूँ एक एन आइलैंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी कहिए, एन आइलैंड ऑफ टेक्नोलॉजी हब कहिए, लेकिन उसके आसपास बहुत गरीबी थी उस टाइम पे, आज भी है। तो उस गरीबी को देख के मुझे लगता था यार कि इवन आईआईटी ने कुछ नहीं किया इस आसपास के गांवों के लिए। हालांकि मैं इन्वॉल्व रहा हूँ, वहाँ पे एक वनवासी कल्याण आश्रम था जो 74 में ही बना था। मैं 74 से अटैच हूँ उस आश्रम के साथ, गोपाली आश्रम नाम है उसका। लेकिन अभी जब आईआईटी सिस्टम की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, प्लेटिनम जुबली, तो मैंने कुछ पुराने आईआईटीएन खड़गपुर वालों को थोड़ा कहिए कि मोटिवेट किया कि यार लेट अस डू समथिंग फॉर दिस विलेजेस। डायरेक्टर से भी वहाँ पर बात की है, डीन वगैरह से बात की है। तो हमने 75 विलेजेस को आइडेंटिफाई किया है, आदिवासी विलेजेस को, कि इन विलेजेस का हम स्तर जो है इसको बढ़ाएंगे हम। तो इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। और दूसरा, जब इस बार वहाँ पर इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, तो उसी आश्रम का जो एक मैनेजर होता था उस समय, उसको टिकट मिला पास की एक कॉन्स्टिट्यूंसी में। वाह। अजित कुमार जाना जी नाम है उनका। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, जेतली जी मुझे टिकट मिल गया है। तो मैंने कहा डन, मैं आपके लिए तैयार हूँ आने के लिए। तो मैं एकदम धरती पर जा कर के, गाँवों की गलियों में जा कर के 20 दिन मैंने कैंपेनिंग किया उनके साथ। वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, और मैं भी बड़े दिल से मानता हूँ कि इस समय देश को बीजेपी की आवश्यकता है। 2014 से मोदी जी ने भारत को यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया है, लेकिन अगर इसको विकसित भारत बनाना है 2047 तक, तो बीजेपी का रहना ज़रूरी है। बाकी जो अपोजिशन की पार्टीज़ हैं, आप सोचेंगे कि मैं पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैं बड़ा कन्विंस हूँ कि इस समय एक भी अपोजिशन में ऐसी पार्टी नहीं है जिसके लिए देश सर्वोपरि हो। उनके लिए अपनी पार्टी सर्वोपरि है या परिवार सर्वोपरि है। परिवार से निकली सभी पार्टियां हैं, सभी के पास सभी पार्टियां परिवार से निकली हुई हैं, एक्सेप्ट बीजेपी। तो मैं मानता हूं कि बीजेपी का रहना बहुत जरूरी है। आज भी जिन स्टेट्स के अंदर बीजेपी नहीं है, वहां पर हालत इतनी अच्छी नहीं है। हिंदुओं के कन्वर्शन हो रहे हैं बुरी तरह से। बांग्लादेशी जो घुस के आया है, आज बंगाल के अंदर से वो भाग भाग के कर्नाटका में जा रहा है, केरला में जा रहा है, क्योंकि वहां पे दूसरी पार्टी की सरकार चल रही है। वहां पे उसको पूरा आश्रय मिल जाता है। बंगाल से वो भागना शुरू हो गया वो आदमी, क्योंकि बंगाल में जब से बीजेपी जीती है उसको खतरा महसूस होना शुरू हो गया। तो दे आर गोइंग टू दो स्टेट्स कि जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। हम किसी धर्म के अगेंस्ट नहीं हैं, ये मेरा धर्म है, जो मेरी सनातन संस्कृति है। जब हमारे सुबह पंडित जी पूजा भी करवाते हैं मंदिर में या घर में आकर के, तो हम सबसे कुछ बुलवाते हैं। वो क्या बुलवाते हैं? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं। हम ये नहीं कहते जाटों का कल्याण हो या ब्राह्मणों का कल्याण हो या बनियों का कल्याण हो या हिंदुओं का कल्याण। विश्व के कल्याण की बात करते हैं। ये हमारे ब्लड में है, ये हमारे खून में है। तो मैं इस चीज को कहता हूं। लेकिन ये जो दूसरे, क्या ऐसी ही भावना दूसरी संस्कृतियां भी बोलती हैं, दूसरे धर्म बोलते हैं कि नहीं बोलते? वो कहते हैं माई गॉड इज द ओनली गॉड। पिछले दिनों में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी कलकत्ता में। कनोरिया फाउंडेशन है, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं वो लोग। पूरे विश्व के सभी धर्मों को वो लोग एक प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं। दे आर डूइंग ए ग्रेट जॉब। मुझे भी इनवाइट किया उन्होंने इस बार बोलने के लिए। तो लास्ट में मेरा सेशन था, मैंने यही बोला। मैंने कहा सबसे बड़े कल्प्रिट वो लोग हैं जो ये बोलते हैं माई गॉड इज द ओनली गॉड। एक कमान यार, जो जिसको पूजना चाहता है पूजने दो ना, क्यों बिना बात की लड़ाई पैदा करते हो यार? एंड देन दोज बुक्स which spread hatred for the follower of other religion, they should be banned. They don't have any right to exist. अगर आप इस ह्यूमैनिटी को हार्मनी चाहते हो उसके अंदर, तो ये नफरत फैलानी बंद कर दीजिए आप। मुझे अच्छा लगता है कि मेरी संस्कृति जो है वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। दिस होल वर्ल्ड इज वन फैमिली। वी से स्प्रेड लव, हेट्रेड फॉर नन, एम्ब्रेस ऑल।
हम उसकी बात करते हैं। तो अगर इन चीज़ों को बाकी लोग भी फॉलो करना शुरू कर दें तो हम सब प्रेम से रह सकते हैं इस धरती के ऊपर। आतंकवाद का नाश हो सकता है इस दुनिया में, जो इस समय एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है पूरी दुनिया में। आतंकवाद पूरी दुनिया में बनी हुई पूरी है, दुनिया में यस बनी यू हुई है। राइटली सेड। क्या? लेकिन कुछ पावर्स या तो एक्नॉलेज जान के नहीं करना चाहती या फिर जान के उनको रख रही हैं, आई शुड से दैट, कि मतलब बिकॉज देयर आर मेनी इंडस्ट्रीज दैट वर्क बीनीथ दैट, राइट? देखिए, बताओ करके। आर्मामेंट इंडस्ट्री है अमेरिका की, वो बहुत ही सेल्फिश इंडस्ट्री है। वो अपने आर्मामेंट बेचना चाहते हैं, अपना पैसा कमाना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली यूएस की एक ऐसी प्रवृत्ति रही है, उनको पैसे से लेना देना है। पर लोग आज भी बोलते हैं कि ये जो कोविड वगैरह शुरू हुआ, इन्होंने खुद ही शुरू किया है, ताकि पहले तो बीमारी फैले और फिर इनके वो वैक्सीन जाए, तो दोनों तरफ से पैसा कमाएं दबा करके। तो और भी काफ़ी फील्ड के अंदर इनके ऊपर आरोप लगते रहते हैं कि फार्मेसी का इनका बहुत बड़ा माफिया है। ये लोग पहले तो बीमारी पैदा करते हैं कि लोग बीमार हों, और उसके बाद फिर उसका अगर लगता है कि लोग थोड़े ठीक हो रहे हैं तो उसका स्टैंडर्ड बढ़ा देते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर का ही हो या डायबिटीज़ का हो, उसका पैरामीटर चेंज कर देते हैं कि जनाब My God. जिसको बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं जी ये सेफ पैरामीटर, कहते हैं नहीं नहीं ये सेफ नहीं है, इट इज़ अंडर डेंजर जोन। तो लोग उनकी बातों में आते हैं, खाना शुरू कर देते हैं, एंड देन दे आर द साइड इफेक्ट्स एंड ऑल दोस टाइप ऑफ थिंग्स। आई थिंक इन सब का जवाब फिर से जाकर के घूम फिर के कोर एजुकेशन सिस्टम पे आता है कि आप सही तरीके से पढ़िए, सही चीज़ों को सीखिए। दिस दिस वन थिंग ऑल्सो, अब इसका अच्छा या बुरा से तो लेना देना नहीं है, है लेकिन अच्छा बुरा से भी लेना देना है। देखिए, मैं कहता हूँ भाई साहब, सबसे बेसिक चीज़ है लव द ह्यूमैनिटी। अगर आप ये मन में सोचें कि यार ये पूरी ह्यूमैनिटी को आई शुड लव इट, तो फिर आप इस टाइप के काम नहीं करेंगे कि पैसा कमाने के लिए मैं पहले लोगों को बीमार करूं। आज देखिए डॉक्टर्स का कितना, अभी हम नीट की बात कर रहे थे, अब बेचारा वो जो 15 लाख या 20 लाख का पेपर खरीदेगा और उसके बाद डॉक्टर बन गया इतने पैसे खर्च करने के बाद, क्योंकि उसमें भी बहुत खर्चा होता है और पैसा दे के बना हुआ है। कल को किसी भी हॉस्पिटल में जाएगा वो, फिर उनके ऊपर वो टारगेट देते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, भाई साहब कितने मरीज लाए हो इस बार। वो पूछते हैं आपसे कि जनाब आपकी इंश्योरेंस है तो 20 टेस्ट लिखवा देंगे आपको। अगर आप बोलो भाई साहब मेरी तो कोई इंश्योरेंस नहीं है, अच्छा फिर इन 10 से ही काम चला लो आप, ठीक है। सही बात है। It has पैसा become a- बनाना हर क्षेत्र में एकदम दैट हैज बिकम द प्राइम थिंग। एंड अगेन राइट एजुकेशन नहीं होने के कारण, क्योंकि मुझे लगता है कि आज की जनरेशन ना कहीं ये टिटबिट्स पे जिंदा रह गई है। 30 सेकंड की रील, एक मिनट की रील जा करके, उससे उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको स्पिरिचुअलिटी भी आती है, आपको हिस्ट्री भी आती है, आपको साइकोलॉजी भी आती है, आपको जियोपॉलिटिक्स भी आती है। तो नो वन इज़ डूइंग रिसर्च एज इन रिसर्च। क्या आप ग्राउंड लेवल पे गए? क्या आपने देखी चीज़? क्या आपने समझी? क्या आपने पढ़ी? क्या आपने जानी? सो डू यू थिंक दिस टेक्नोलॉजी इज़ क्रिएटिंग इल्यूजन ऑफ रियलिटी? सच नहीं है लेकिन इल्यूजन बहुत बड़ा है, तो सच जाने कैसे? देखिए, जिसको आप इल्यूजन बोल रहे हो ना, और रिसर्च करें, ये करें, डीप जाएं, उसको समझें वगैरह, तो हमारे भगवत गीता में ज्ञान योग आता है एक, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया ज्ञान योग का। ज्ञान योग में बहुत कम लोग जाते हैं, ठीक है। वास्तव में भक्ति योग में बहुत लोग जाते हैं। भगवान की भक्ति करो मन की श्रद्धा से, वो भी अच्छी बात है भक्ति करने से भी, अगर आप अच्छे सच्चे मन से कर रहे हो भक्ति तो तब ठीक है। और तीसरा आता है कर्म योग आता है। तो मैं ज़्यादा ना तो ज्ञान योग में टाइम अपना लगाता हूँ, ना मैं भक्ति योग में लगाता हूँ, लेकिन मैं कर्म योग में विश्वास करता हूँ कि बेटा तू अपना काम कर और अपने काम से दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर। और जब आप अपने नाम से एक एग्जाम्पल सेट करते हो, आप एक रोल मॉडल बनते हो, तो उसका एक ज़्यादा प्रभाव पड़ता है मेरे अनुसार। पेरेंट्स के लिए भी मैं बोलता हूँ, टीचरों के लिए भी बोलता हूँ मैं, कि भाई साहब आपके बच्चे वो नहीं करेंगे जो आप उनको बोलेंगे, आपके बच्चे वो करेंगे जो आप खुद करते हो। यू बी ए रोल मॉडल फॉर योर चिल्ड्रन। अब पिताजी घर में बैठे हैं, बाहर से घंटी बजी, बेटे को बोलते हैं, छोटे बच्चे को, बेटा उनको बोल दे पापा घर पे नहीं है। अब क्या एग्जाम्पल आप सेट कर रहे हो उस छोटे से बच्चे के लिए? आप पापा घर पे नहीं है, यही बेटा कि झूठ बोल। 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा। तो वी एज पेरेंट्स आल्सो, मेनी ऑफ अस, वी आर फेलिंग इन अवर ड्यूटी in putting those sanskar in our children. Right. So I think all of us have a responsibility to do something. और मैं बहुत ज़्यादा
ज्ञान योग में नहीं जाता। सर आपने अपने कॉन्वर्सेशन में सारी बातें कर दी, आपने ज्ञान योग की बात कर दी, फिर आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था लव व्हाट यू डू, तो आपने Correct. भक्ति योग की बात Correct. कर दी, Correct. और अभी आपने कर्म योग की बात कर Yes, दी। बिल्कुल। लव यू व्हाट यू डू। किसी को ज्ञान योग में मजा आता है, बिल्कुल कीजिए आप, परफेक्टली फाइन। देयर आर सम पीपल दे लव इट, दे स्टडी एंड बड़ी अच्छी बात है, नो प्रॉब्लम। और क्यों भक्ति योग में बड़ा आनंद आता है, भजन गाते हैं, खूब गाते हैं, मस्ती में मालते हैं, उससे सेहत भी अच्छी होती है, बढ़िया ताली बजाते हैं, भजन करते हैं, वेरी गुड। तो मैं सभी रास्ते ठीक हैं, सभी रास्ते ठीक हैं। मैं अपने लिए बोलता हूँ कि मुझे कर्म योग वाला जो रास्ता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है अपने तो लिए। आपको अपना रास्ता ढूंढना है और उसको Yes. फिर डिसिप्लिन से फॉलो करना Correct, है, correct. एंड यू लैंड अप एट द राइट यस, वेरी करेक्ट, यस। मुझे लगता है ये लॉ ऑफ नेचर है कि आप अपने काम से प्यार करो, उसको एक डिसिप्लिन वे में करते जाओ, Yeah. तो आपको जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच ही पहुंच जाओगे। जाएंगे, बिल्कुल पहुंच जाएंगे। There is no Yes, way, yes, nothing correct, stopping it. I think Yes, yes. that's how nature works. Yeah, बिल्कुल, very good. हमारा प्रॉब्लम ये है कि शायद हम ये समझने लगे हम नेचर से ऊपर हैं, हम ये भूल गए कि हम नेचर का पार्ट हैं। आदमी हर काम जो करता है, वैज्ञानिक भी जो करते हैं, वो नेचर के अनुसार करते हैं। आपके जो डैम्स बनते हैं इतने बड़े बड़े रिवर्स के ऊपर, वो पूरे नेचर के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखते हुए ही बनते हैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को ध्यान में रखते हुए उसका डिजाइन किया जाता है। अगर आप नेचर के अगेंस्ट कोई चीज बनाना शुरू करो, कर ही नहीं सकते। आपका रॉकेट जाता है बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर और पृथ्वी के आसपास परिक्रमा करा रहा है, नेचर के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए जा रहा है। आपकी जो एस्केप वेलोसिटी होती है रॉकेट की, दैट्स फॉलोइंग दैट प्रिंसिपल। सो ईच एंड एवरीथिंग फॉलोज दैट प्रिंसिपल। और जहाँ हम उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं वहाँ पे विनाश की घंटी Yes, बजने yes, लगती you है। can't go against nature. You have to, build your systems as per the natural powers. यस सर, थोड़ा सा हम एजुकेशन पे बात कर रहे थे, लेकिन मैं अलग टॉपिक पे जाऊंगी। मेरे को मेरा सौभाग्य रहा है कि मेरे फादर एयरफोर्स में थे, तो मैंने एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट बहुत पास से देखे हैं। Wow. मैंने आर्मी के टैंक्स वगैरह भी देखे हैं। मैं शिप नहीं देख पाई। तो आपको ले चलेंगे कभी, शिप पे ले चलेंगे। मतलब एक दिल्ली तमन्ना है, नॉर्मल शिप नहीं, डिफेंस का, हाँ, इंडियन defense नेवल का फोर्सेस का ship. शिप Yeah, देने की मेरी correct, इच्छा है। correct, yeah. और आजकल तो भारत मेड इन इंडिया, एंड यू सेड इंडियन नेवी वाज द फर्स्ट टू हैव अ मेड इन, इंडिजिनाइजेशन करने वाला नेवी वाज द फर्स्ट वन। प्राउड मूवमेंट है बहुत सर। Yes, और सर आपने तो आईएनएस विराट में बिल्कुल। काम किया हुआ है, एंड यू वर, लेट मी I was टेल a commissioning crew of INS Virat. जी। So we went to UK to bring that ship. इसका पुराना नाम HMS Hermes था. It was the flagship of the Royal Navy which participated in Falkland War. तो वो शिप रॉयल नेवी सडनली रियलाइज कि दे कैनॉट मेंटेन इट। उनकी इतनी बुरी हालत हो गई थी इकोनॉमिकली, सो दे हैड एक्चुअली पुट इट इन प्रिजर्वेशन के लिए रख दिया था उसको। और नेवी को चाहिए था एक शिप, उस समय चाहिए था, बिकॉज विक्रांत हमारा एकदम पुराना हो रहा था। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे सस्ते रेट पे कहिए आप, उन्होंने ऑफर किया था हमको इंडियन नेवी को। तो इंडियन नेवी बॉट इट एंड वी गॉट इट फुल्ली, जो बोलते हैं ना, रिफिट करवा करके, उसका अच्छी तरह से रिपेयर वगैरह करवा करके हम लोग लेके आए थे। तो मैं लगभग 16-17 महीने के लिए वहाँ पर यूके में था। वाओ। तो सर आईएनएस, मैं ऐसी थोड़ा सा रिसर्च कर रही थी आपसे मिलने से पहले, तो आई गॉट अ क्लिप विच सेड कि आईएनएस विराट पे गांधी फैमिली वेकेशन मनाने आती थी। इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहिए? इज इट ट्रूथ या फिर मैं ऐसी कुछ पढ़ रही थी? आजकल तो समझ में भी नहीं आता ना क्या सही है क्या गलत है, मैंने कहा आपसे ही पूछूं। नहीं, ये बिल्कुल सही है कि उस समय राजीव गांधी जी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे। तो जब आईएनएस विराट हिंदुस्तान में आया था सितंबर 1987, तो राजीव गांधी जी रिसीव करने के लिए आए थे। दैट वाज ए वेरी गुड जेस्चर एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ही केम ऑन ए हेलीकॉप्टर, हाफ वे समझ लीजिए, लैंड किया, उनको पूरी एक्सरसाइजेस वगैरह दिखाई गई। इट वाज ए ग्रेट मोमेंट दैट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज रिसीविंग द शिप विच इज द फ्लैगशिप ऑफ द इंडियन नेवी, यू कैन से। ग्रेट, वी ऑल लव्ड इट, लेट मी टेल यू। बट उसके बाद फिर कुछ आई थिंक 1988 दिसंबर का महीना था या नवंबर का महीना था, सेम फैमिली छुट्टी मनाने के लिए भी शिप पे आई थी। और एक्चुअली छुट्टी मनानी थी उनको लक्षद्वीप में, बट दे ट्रेवल्ड ऑन द शिप, दे स्टेड ओवरनाइट ऑन आईएनएस विराट, दे ट्रैवल टू दी लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड की तरफ गए थे। और चूंकि एज ए फैमिली, तो फैमिली का कमरा तो होता ही नहीं है शिप के ऊपर। उन दिनों तो लेडीज होती नहीं थी, आजकल तो फिर भी लेडीज आनी शुरू हो गई है नेवी में। तो जो एडमिरल का कमरा था उसको एक फैमिली रूम में कन्वर्ट किया गया था। डबल बेड वहाँ पे बनवाया गया, सोफे उसी टाइप के लगाए गए उनके लिए।
तो पूरा एक काफ़ी पैसे वैसे खर्च किए गए होंगे. एंड नॉट ओनली दैट, दैट इज वेरी स्मॉल पार्ट, लेट मी टेल यू. मेन वाज कि जब ये लोग 8 या 10 दिन, मुझे याद नहीं है, लक्षद्वीप पे छुट्टियां मना रहे थे along with their friends from Italy and other countries, maybe around 50 of them, I don't have the exact number, for 8 to 10 days. नॉट ओनली विराट के साथ 8-10 और शिप भी वहीं पर रुके हुए थे उनके लिए. बिकॉज विराट से कभी हेलीकॉप्टर उनके लिए बियर ले जाता था, कभी उनके लिए चिकन ले जाता था, कभी कुछ ले जाता था. अभी ये आइटम विराट बियर और चिकन लेकिन नहीं निकले उनके हमारे हेलीकॉप्टर जाते थे उधर. विराट तो एंकरेज पे रहता था थोड़ी दूरी पे, तो किनारे पे नहीं आ सकता, तो हमारे हेलीकॉप्टर जाते थे उनको डिलीवर करते. एज पर दी प्रोटोकॉल इज इट अलाउड कि प्राइम मिनिस्टर या फिर मतलब जस्ट अंडरस्टैंडिंग, आज का भी क्या प्रोटोकॉल है कि सरकारी ओहदे पे क्या ये आप कर सकते हैं? देखिए, इट इज टोटली, मेरे अनुसार टोटली इलीगल. लेकिन इट इज अनफॉर्चुनेट कि इस परिवार ने पूरे हिंदुस्तान को अपने परिवार की बपोती समझा है. इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट बट इट्स ए फैक्ट. इसके पहले नेहरू जी भी जाया करते थे शिप्स के ऊपर, मैं बताऊं आपको, छुट्टी मनाने के लिए. उसके रिकॉर्ड इतने ज़्यादा नहीं है, बट उसकी भी फोटो आई हैं कुछ, वो भी गए हैं शिप के ऊपर. INS मैसूर था मेरे ख्याल से उन दिनों में एक शिप, उसके ऊपर ये पता नहीं इंडोनेशिया या कहीं पर गए थे. सो दैट आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट इस शिप पे तो मैं खुद पोस्टेड था उस समय. आई वॉज पार्ट ऑफ द टीम हु वॉज मेकिंग दिस अरेंजमेंट्स, यू कैन कॉल इट. आई वॉज अ यंग लेफ्टिनेंट, बट वी सॉ इट ड्यूरिंग दैट टाइम आल्सो कि शिप वहां पर खड़ा हुआ है इनकी सेवा के लिए, परिवार की सेवा के लिए. तो क्या नेवी मतलब मना नहीं कर सकते थे कि सर? बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन ये है ना, उस समय का जो एडमिरल थे वहां पे, उनको भी अगली प्रमोशन चाहिए, उनको भी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ बनना है, कमांडिंग ऑफिसर है उनको भी चाहिए, तो कोई ना बोलने के लिए तैयार ही नहीं है. जब एडमिरल वहाँ का जो है वो चुप करके बैठा, तो हम तो खैर बच्चों ही थे उस समय, हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा था. लेट मी टेल यू, उस समय अरे प्राइम मिनिस्टर आया हुआ है हमारा, नो प्रॉब्लम, सोनिया गांधी जी आई हुई हैं, उनके साथ हमारी भी बातचीत हो रही है, हेलो हाय कर रहे हैं हम लोग भी, तो हम तो एंजॉय कर रहे थे उस टाइम पे. बट बाद में अब उस चीज़ को सोचते हैं तो देखते नहीं यार, ये बिल्कुल गलत था. यू आर यूजिंग नेवल रिसोर्सेज एंड व्हेन विराट सेल्स इट, करोड़ों का एक्सपेंडिचर होता है उसका पर डे का, करोड़ों का पर डे का एक्सपेंडिचर, करोड़ों का, लाखों का नहीं, करोड़ों का. 1500 आदमी से ऊपर है शिप के ऊपर लोग जो वहाँ पे होते हैं, और जो उसका फ्यूल जो खर्च होता है, दैट्स आल्सो ह्यूज. एंड देन सो मेनी शिप्स अलोंग विद दैट, दे आल्सो सेल, बिकॉज विराट अकेला नहीं जाता कहीं पर. एंड बट दीज पीपल दे जस्ट डिडंट बॉदर, दे से ठीक है कोई बात नहीं, देश का पैसा जा रहा है, देश का पैसा जा रहा है, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है. तो ये उसके बाद ऐसा कभी किसी और ने किया है? मेरे ख्याल से उसके बाद ऐसा और किसी ने नहीं किया. राजीव गांधी जी के बाद, उसके बाद nobody has done it, to my knowledge at least. I don't know. Wow, a family vacation of INS Virat. I leave the judgment to you. I have nothing more to say. I leave the judgment to you. Sir, you have traveled extensively in India, outside, और अभी तो आप बंगाल में recently villages से भी associate हो चुके हैं. So what is that one thing that you think that we should get back from our villages? और आगे फ्यूचर की टेक्नोलॉजी से तो वो हमें छोड़ना नहीं है. तो मतलब देयर इज़ वन थिंग, वन ओल्ड थिंग दैट वी नीड टू ब्रिंग बैक, एंड वी नीड टू ब्रिंग इट बैक अर्जेंटली. नहीं तो हम कहीं पे कल्चरली लूज़ कर रहे हैं, वैल्यूज़ लूज़ कर रहे हैं. हमें वो चीज़ जल्दी से जल्दी अपनी एजुकेशन सिस्टम में ऑप्ट कर लेनी चाहिए. देखिए, वन ऑफ द ओल्ड थिंग विच वी मस्ट रिटेन, प्रोबेबली जब मैं आदिवासी गाँव में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये लोग नेचर के पूजक हैं, वो नेचर की पूजा करते हैं. आप वहाँ पे किसी भगवान की मूर्ति वगैरह नहीं देखें उनके गांव में, तो एक पेड़ वगैरह होगा उसी की ही पूजा करते हैं वो. तो हमारे हिंदू धर्म में कहिए या सनातन धर्म में भी कहिए आप, तो पूजा के विषय में टोटल स्वतंत्रता है कि आप मूर्ति पूजा कीजिए या ना कीजिए, आपकी इच्छा है. आप सिर्फ ओंकार ओम सामने रखिए और ओम के ऊपर ही ध्यान दीजिए. आप सिर्फ किसी पेड़ की पूजा कीजिए, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है हाउ यू परसीव इट. तो ये पूरी की पूरी स्वच्छंदता, स्वतंत्रता है सनातन धर्म में. इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं कहता हूँ ये जो स्वतंत्रता है ये मेंटेन रहनी चाहिए. इसमें हमको रिजिड नहीं बनना चाहिए कि आपको ये करना बहुत ही ज़रूरी है. नहीं, जो अभी सनातन धर्म लाइक विशाल समुद्र की तरह है, ये एक नाला नहीं है, एक नदी नहीं है, विशाल समुद्र की तरह है. तो उसको लेट अस नॉट मेक इट नैरो फ्रॉम एनी एंगल, लेट इट बी एज विशाल एज इट वाज, जो सबको अपने अंदर समा लेता है. ये एक बहुत बड़ी चीज़ है हमारे भारत की, जिसके अनुसार जो भी इसके थोड़ा सा डीप स्टडी करता है दे लाइक कि यार ये बहुत बड़ी स्वतंत्रता है यहाँ पर सनातन धर्म में.
आप मूर्ति पूजा करो, करनी तो करो, नहीं करनी मत करो, तो भी तुम उतने ही हिंदू हो। तुम किसी को नहीं मानते तो भी ठीक है, तुम गॉड को भी नहीं मानते तो भी ठीक है, नो प्रॉब्लम। चारवाक ऋषि का नाम आपने सुना होगा, जिसने भगवान के अस्तित्व को ही नकार दिया था कि मैं नहीं मानता। वो तो कहता था ऐश करो, वो कोई एक संस्कृत में श्लोक है, घी खाओ और ऐश करो और उधार के पैसे से भी ऐश करो, उसने ऐसा तक बोल दिया था। तो इनफैक्ट मैनी पीपल से ही वाज द फर्स्ट कम्युनिस्ट ऑफ दिस कंट्री विच वाज प्रोड्यूस इन दिस कंट्री। तो विचारों की काफ़ी स्वच्छंदता जो है, स्वतंत्रता जो है वो रहनी चाहिए। और हमारे यहाँ पे शास्त्रार्थ का बहुत रहा है हिंदुस्तान के अंदर कि एक दूसरे को कन्विंस करने के लिए गाली गलोच नहीं देना, बट शास्त्रार्थ कीजिए और अपने आप मान जाइए कि हाँ भाई ये बंदा ठीक बोल रहा है इसके ऊपर। तो एक दूसरे के लिए भी इज्जत रखते हुए, उसके लिए सम्मान रखते हुए आप अपनी विचारधारा प्रकट कीजिए, उसके भी लीजिए विचारों को, एंड देन कोएग्जिस्ट टुगेदर। इट्स नॉट ऑलवेज करेक्ट दैट 100% चीज़ों पे आपकी और मेरी सहमति हो। कुछ चीज़ों पे अगर सहमति नहीं भी है, स्टिल वी कैन स्टे टुगेदर, स्टिल वी कैन कोएग्जिस्ट। तो ये कोएग्जिस्टेंस टीचर्स अस एवरीवेयर, राइट? हर चीज कोएग्जिस्ट ही कर रही है। बिल्कुल कोएग्जिस्ट कर रही है, नेचर भी कोएग्जिस्ट करती है। यस, वेरी करेक्ट। तो एज ह्यूमन बीइंग्स आल्सो वी शुड लर्न टू कोएग्जिस्ट डिस्पाइट हैविंग डिफरेंसेस। प्यार के साथ रहना आराम से यार, और दूसरे के विचारों को भी सम्मान दीजिए आप। तो ये हमारे धर्म में, हमारे गाँवों में, मैं कहूँगा हर जगह पे है, लेकिन कहीं कहीं पर हम लोग इससे दूर होते जा रहे हैं। तो उसके कारण गाँवों में भी आप सुनते हो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, गाँवों में भी हो रही हैं कुछ जगहों पे। बट अगर हम ये मूल भावना जो है हमारी संस्कृति की, उसको रखें हम, कि सबको सम्मान की दृष्टि से देखें, सबके दूसरे के विचारों का भी उतना ही आदर करें, तो वो हमारे देश के लिए बहुत अच्छा होगा। वेरी नाइस सर। जस्ट टू एंड दिस पॉडकास्ट, हमने इतने सारे टॉपिक्स को टच किया है, लेकिन एक 17 साल का बच्चा बाय चांस अगर इस पॉडकास्ट को देख रहा है, तो वो सनातन की विशालता को कैसे समझे, कैसे अपने आप को प्राउड महसूस करे, एंड फ्रॉम द विजडम ऑफ योर एज एंड योर एक्सपीरियंस दैट यू कैरी, उस एक्सपीरियंस से बताइए कि वो सनातन को कैसे समझे और कैसे अपने लाइफ को आगे मोल्ड करे। आपने थोड़ा ज़्यादा कठिन प्रश्न पूछ लिया मेरे से। मैं ये कहूँगा कि सनातन की वैल्यू के बारे में उसके मन में कैसे ये अच्छा लगे, उसको सनातन के विषय में आप जानना चाहते हैं, तो जो मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना, वही चीज़ मेरे को रिपीट करनी पड़ेगी कि मुझे बचपन से सिखाया गया है विश्व का कल्याण हो, ये मेरा सनातन मुझे बताता है। मेरा सनातन जो है वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। मेरा सनातन कहता है एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, कि सत्य एक है, अलग अलग रास्ते उस तरफ जाते हैं। मेरा सनातन बोलता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम पूरे विश्व के सुख की कामना करते हैं, अपने परिवार के सुख की कामना नहीं करते। भगवान से पूजा करते हुए, पूजा भगवान की हम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब हम कामना करते हैं तो पूरे विश्व की कामना करते हैं, सबके सुख की कामना करते हैं। तो ये सनातन का प्रिंसिपल जो है, अगर हमारा 17 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा, इवन उससे भी छोटा, वो सोचे तो उसकी आंखें खुल जाएंगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। हमारी एक मित्र है, मित्र क्या बच्ची है छोटी, बंगाल में। एक दिन बोलती है सर आई वांट टू शेयर समथिंग विद यू। मैं क्या बताओ बेटा। कहती सर मैं दिल्ली में जॉब कर रही थी एक कंपनी में, एक क्रिश्चियन लड़की मेरी फ्रेंड थी, वो मुझे बोलती है कि चल चर्च में चलते हैं संडे को। तो मैं चली गई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। नेक्स्ट संडे कहती फिर चलते हैं, मैं चली गई। तो मैं जाना शुरू कर दिया उधर। मैं 2 या 3 महीने जाती रही उसके साथ। एंड शी सेज कि मुझे एक्चुअली बड़ा अच्छा लगता था चर्च में जाना। फिर एक दिन जो उनका फादर था या जो भी पादरी वादरी जो भी होते हैं, उन्होंने बोला बेटा आई वुड लाइक टू बैप्टाइज यू, यू शुड बिकम क्रिश्चियन, यू आर ए वेरी गुड गर्ल। तो कहते मैंने भी सोचा हाँ मैं क्रिश्चियन बन जाती हूँ, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो कहती मैं बिल्कुल सोच लिया था मैं क्रिश्चियन बन जाती हूँ, बट जस्ट फॉर्मली वो भी जो भी रस्म होती है उनकी, मैंने सोचा लेट मी टेल माई पेरेंट्स बंगाल में रहते थे कलकत्ता में। तो कहते मैंने अपने पापा को लिखा कि आई हैव बीन गोइंग टू चर्च फॉर सो मेनी मंथ्स एंड नाउ आई हैव डिसाइडेड कि मैं अभी क्रिश्चियन बन जाती हूँ। तो उसके पिताजी को शॉक लगा, मदर को शॉक लगा, बट देन दे सेड कि बेटा नाउ यू आर मैच्योर, यू आर ऑलरेडी 26 or 27 years, you can take your decisions of your life, I am no one to stop you,
बट आई एम सेंडिंग यू दिस स्मॉल बुक ऑफ स्वामी विवेकानंद. एक बार बेटा इसको पढ़ लेना, उसके बाद तुम अपना निर्णय लेना. तो कहती है सर मैंने वो बुक पढ़ी, एक एक लाइन पढ़ी, तब मेरी आंखें खुल गई कि मैं कितना बड़ा ब्लंडर करने जा रही थी, कि जो मेरा सनातन धर्म है वो इतना विशाल है, वो सबको गले लगाता है, और मैं एक नैरो सी फिलॉसफी के पीछे जा रही थी. मैंने बोला उस लड़की को, भैया भाग जा यहां से, आप दोबारा मत दिखाएगा अपना मुझे. तो नाउ आई कॉल हर झांसी की रानी, एकदम टोटल जबरदस्त. और दूसरा एक और यहां पे मैं बताऊं आपको, एक राइटर हैं, उनका नाम है एस्थर धनराज. उनके YouTube वीडियोस भी आपको बहुत मिलेंगे. मैं उनको हैदराबाद में मिला था अभी रिसेंटली, उनकी बुक लॉन्च थी. बुक का नाम कुछ है अनबैप्टाइज्ड. तो वो पहले क्रिश्चियन बन गई थी जब स्कूल में पढ़ती थी, 13-14 साल के आसपास की. पेरेंट्स बने उड़ीसा में. देन जहाँ तक मुझे याद है, चर्च ने उनको US भेजा था हायर स्टडीज़ के लिए, रिगार्डिंग चर्च की स्टडीज़. ओके. उसके लिए कि ये हमारी स्टार प्रचारक बनेगी. लेकिन वो कहते जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे लगा कि बड़ी शैलो चीज़ें हैं इसमें लिखी हुई. तो कहती मैंने साथ साथ घर में बैठ करके अपने उपनिषद और दूसरी किताबें वगैरह भी पढ़नी शुरू कर दी. और मुझे लगा कि यहाँ पर कुछ ज़बरदस्त चीज़ है, और मैं किस रास्ते पे जा रही हूँ ज़बरदस्त. एंड वन फाइन डे शी डिसाइडेड कि नहीं, आई एम कमिंग बैक टू सनातन. सो ब्यूटीफुल. एंड हर बुक इज दैट अनबैप्टाइज्ड. पूरा नाम मुझे याद नहीं है, बट ऑथर नेम इज एस्थर धनराज. ब्यूटीफुल बुक. और जो उसके YouTube भी हैं, शी इज अ वेरी कॉन्फिडेंट लेडी, ज़बरदस्त. तो आप ज़रा उसके देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा. तो जो भी लोग देखते हैं थोड़ा गहराई में जाते हैं, तो यहाँ पे वो ज्ञान योग की जो आप बात कर रहे थे बिल्कुल सही है, कि जब लोगों को बिल्कुल ज्ञान नहीं होता तो वो रास्ते से भटक जाते हैं. जो भी उनको सामने सुपरफिशियली अच्छा लगता है तो हाँ यार बहुत अच्छा है ये. अरे भाई थोड़ा सा गहराई में जाइए आप, तो आपको लगेगा इसका मुकाबला कोई नहीं है. सनातन धर्म किसने शुरू किया था किसी को मालूम नहीं है, किसी को मालूम नहीं है. अगर आप सनातन में से भगवान राम को निकाल दीजिए फिर भी सनातन धर्म रहेगा, दुर्गा को निकाल दीजिए फिर भी सनातन धर्म रहेगा, शिव को निकाल दीजिए फिर भी रहेगा. अब मैं दूसरे धर्म की बात करता हूँ, आप क्राइस्ट को निकाल दीजिए तो कहाँ पर रह जाएगा ईसाई. आप मोहम्मद जी को निकाल दीजिए आप तो कहाँ रह जाएगा इस्लाम. फिनिश्ड. एक बुक और एक बंदे के ऊपर चलाए गए हैं, तो जिनकी बिगिनिंग है उनका एंड भी होगा, और जिनकी बिगिनिंग का ही नहीं पता उसका एंड भी नहीं होगा, तभी इसको सनातन बोलते हैं, वो सनातन रहेगा. सच अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट सर. थैंक यू सो मच. मतलब मुझे बात करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया. मतलब मेरी इंसाइट्स बढ़ गई, इतना सब कुछ जानने के लिए मिला. प्लस सर ने अभी जो गहराई की बात की, आई थिंक आई स्टार्टेड दी पॉडकास्ट विद दिस कन्वर्सेशन, और हम बहुत उसी एंड नोट पे क्लोज कर रहे हैं उसको. आई सेड इन द वेरी बिगनिंग कि डोंट बी सुपरफिशियल, थोड़ा डेप्थ में जाइए. आई नो दिस इज़ दी जनरेशन ऑफ स्पीड है, लेकिन वो एक हाईवेज पे हम वो सिग्नल देखते हैं ना, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स. स्पीड अच्छी बात है, लेकिन स्पीड के साथ आप गहराई नहीं खो सकते. अदरवाइज एवरीथिंग इज ओपन इन द लेयर. तैरना सीखना है तो डूबना तो पड़ेगा, पहाड़ पे जाना है तो क्लाइंब तो करना पड़ेगा. सो देयर इज नो वे यू कैन लीव द डेप्थ. आप डेप्थ में जाइए, आपको सच्चाई खुद ही रिवील हो जाएगी. एज वी से इट विल रिवील ऑन बाय सेल्फ. और एक लास्ट मैसेज देना चाहूँगा जी मैं, सर. यूथ के लिए हो या बड़े लोग हों, जो भी हो, सबके लिए, विच आई से इन ऑल माई लेक्चर्स ऑल्सो, द कंसेप्ट ऑफ ओनरशिप मेंटेलिटी. वेरी वी मस्ट डेवलप ओनरशिप मेंटेलिटी. ये देश मेरा है, ट्रेन में जा रहे हैं ये ट्रेन मेरी है, हवाई जहाज़ मेरे हवाई जहाज़ मेरा है, सड़क पे जा रहे हैं सड़क मेरी है. उस ओनरशिप मेंटालिटी के साथ काम करेंगे तो आप उसका पूरा ध्यान भी रखेंगे, ये मेरा है, ये मेरी है. और सिमिलरली जो लोग प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं, मैं उनके लिए भी बोलूँगा ये कंपनी मेरी है. यू मे बी जस्ट ए पेड एम्प्लॉय, दैट्स ऑल, ऑर्डिनरी पेड एम्प्लॉय, बट स्टिल उसको अपना मान करके चलिए. और उसको मैं बोलता हूँ यू मस्ट गिव बैक टू दैट कंपनी मोर देन व्हाट यू आर पेड फॉर. और फिर आप देखिए कैसे ग्रो करेंगे आप उस ऑर्गेनाइजेशन में, इफ यू वर्क विद ओनरशिप मेंटालिटी. ये मेरा है, ऐसे काम करोगे. एंड जो पहली चीज मैंने बोली थी, यू लव योर जॉब.
you will go very high in your career Very wherever you beautiful, want. sir. Very beautiful. Love your job. Go in depth. Have the ownership mentality. On that note, thank you so much, sir. It has been Thank you. such an honor to host you. Thank you.